रजनी और रजनी की माँ सूर्यलता दोनों ही एक छोटे से गांव जमुनानगर में रहते थे। रजनी के पिता विश्वासनाथ की मृत्यु ज्यादा शराब पीने के कारण हो गई थी। रजनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छुटकी था। सूर्यलता ने झाड़ू पोछा कर कर और बर्तन मांज कर उन दोनों की परवरिश की थी। उसने रजनी का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया जहाँ वह पढ़कर अपने सपने पूरे कर सके। रजनी एक बहुत होनहार लड़की थी। उसने हमेशा से यही सोच रखा था कि जब वह पढ़ लिख जाएगी तो अपनी माँ की मदद करेगी। पर सूर्यलता के सपने तो कुछ और ही थे। वह हमेशा से चाहती थी कि रजनी की शादी एक बहुत ही ऊंचे घर में हो। अवनी के स्कूल में एक अमित नाम का टीचर था जो उसे मन ही मन पसंद करता था। एक दिन मौका ढूंढकर उसने रजनी से कहा, रजनी, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर, कहिए क्या बात करनी है। अमित ने उसे अपने दिल की सारी बात कह डाली। मैं आज ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करना चाहता हूँ हमारी शादी के बारे में। पर मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। देखो रजनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम राजी हो तो मैं आज ही अपने पापा को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। अमित एक बहुत ही रईस और अमीर खानदान का वारिस था। शाम होते ही वह अपने पिता को लेकर रजनी के घर पहुंचता है कि बड़ी सी मर्सिडीज कार जब एक झोपड़ी के सामने आकर लगती है तो सारे पड़ोसी बातें बनाने लगते हैं। हाय राम, ये इतनी बड़ी मर्सिडीज यहाँ इस झोपड़े में क्या कर रही है? लगता है किसी बड़े लड़के को फंसाया है। क्या इस घर में शादी करेगा तू? अरे तू पागल हो गया है? ये घर है कि कबाड़ खाना? ऐसे घर तो हम अपने नौकर को भी नहीं देते। अरे पिताजी, आप एक बार रजनी को देख तो लीजिए। मुझे यकीन है वो आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तू कहता है तो देख लेता हूँ, वरना मेरा तो यहाँ जाने का जी नहीं चाह रहा। अरे प्रणाम नरेंद्र जी। वो रजनी ने मुझे बताया था कि आज अमित अपने पिता को लेकर यहाँ आने वाला है। अरे हाँ, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी तो इसे ही करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। वैसे कहाँ बैठूं? जमीन पर बैठ जाऊं? लगता तो नहीं कि आपके यहाँ कोई सोफा है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पर आकर इस चारपाई पे बैठ जाइए। मैं कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। तभी रजनी वहाँ पर आती है। तो ये है तेरी पसंद? पसंद तो ठीक है, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया होता तो तेरा क्या चला जाता बे। नरेंद्र मन ही मन सोचता है। सूर्यलता जी, मेरा ख्याल है कि बच्चों को हमें बात करने देना चाहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मुझे परमिशन है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, आइए। सूर्यलता और नरेंद्र बाहर चले जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने पिताजी को लेकर आज ही आ रहा हूँ। देखो मैं आ गया ना। हाँ अमित, पर मुझे लग रहा है ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। अभी हमें वेट करना चाहिए था। रजनी, तुम्हें कितना वेट करना है? मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा था। इतने में ही नरेंद्र और सूर्यलता दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। तो चलें बेटा जी, रिश्ता पक्का समझिए। पर सूर्यलता जी, मैंने आपसे जो बात किया है आप उसे याद रखिएगा। सूर्यलता खुश होने के बजाय परेशान सी थी। माँ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हो, कोई बात है क्या? नहीं बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तू मुझे छोड़कर जा रही है ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। तभी मनोज वहां आ जाता है। मनोज रजनी का पड़ोसी था। वह भी उसे मन ही मन चाहता था, पर जिस दिन उसने इजहार करना चाहा उस दिन उसे पता चला कि रजनी की शादी तो तय हो चुकी है। उसने भरे हुए दिल से रजनी को कहा, क्या बात है रजनी, तुम तो अब शादी करके जा रही हो। हमें याद भी रखोगी या नहीं? अरे मनोज, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है। रजनी और अमित मंडप में बैठे थे कि तभी पीछे से रोने की आवाज आती है।
भाई उतना पैसा तो नहीं हो पाया, पर मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उतना इंतजाम कर लिया है। देखिए, मैंने आपसे जितने पैसे के बारे में बातें की है उतना ही पैसा चाहिए, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा, वरना तो इस शादी को भूल ही जाइए। सूर्यलता नरेंद्र के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, पर नरेंद्र को तो कोई असर ही ना हो रहा था। चल बेटा, ये शादी अब नहीं हो सकती। अपने पिता नरेंद्र की बात सुनकर अमित झट से खड़ा हो जाता है और अपने पिता के साथ चला जाता है। यह देखकर रजनी खूब रोती है। जिसने उससे प्यार का वादा किया था वह आज उसे पीठ दिखाकर जा रहा था। माँ, बेवकूफ तो मैं थी जो उसकी बातों में आ गई, सारी गलती मेरी है। हे भगवान, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बीच मंडप में इसे छोड़कर बारात चली गई। मैं करूँगा इससे शादी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मनोज खड़ा था। पर अगर रजनी मुझसे शादी करना चाहती है तो? रजनी ने सर झुकाकर हामी भर दी और फिर उसी मंडप में मनोज और रजनी की शादी हो जाती है। और उधर अमित और नरेंद्र ने अपने बिजनेस में लॉस होने के कारण अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दी। बाबा, अब तो आप खुश हो ना? आपने रजनी की गरीबी के कारण मेरी उससे शादी नहीं होने दी, और अब क्या, अब तो मुझसे भी कोई शादी नहीं करेगा। नरेंद्र को उसकी गलती का एहसास हो गया था, पर वह हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। माँ के सामने अगर एक शब्द भी कहा तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझी? कलूटी कहीं की। पर अर्चना, तुम गलत कर रही हो। हाँ, ये तो तुम कहोगी ही ना, क्योंकि तुम तो ठहरी काली कलूटी। तुम्हें कोई भाव दे तब तो साफ साफ कहो ना। तुम्हें जलन होती है वरुण मुझे भाव देता है तो। हाँ सुन, ये पर्स लेके घर पे जा और खबरदार जो माँ को कुछ बताया कि मैं कॉलेज नहीं वरुण के साथ बाहर गई हूँ, वरना दोनों आँख निकाल कर कंचे खिलवा दूंगी। मौली डर कर जल्द से जल्द घर पहुँचती है। मौली और अर्चना सौतेली बहनें थीं। उनके पिता रामदयाल ने सावित्री से शादी की और तभी उसे एक बेटी के पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। सावित्री, ये तूने क्या कर दिया? तू गई तो गई, पर ये काली कलूटी लड़की मेरे पीछे क्यों छोड़ गई? भगवान! वो जब भी अपनी काली कलूटी बेटी को देखता तो हमेशा दुखी हो जाया करता। इसी वजह से उसने उपासना से दूसरी शादी की और उससे उसे सुंदर सी बेटी मिली जिसका नाम उन्होंने अर्चना रखा। अर्चना स्वभाव से बहुत कड़ी थी क्योंकि बचपन से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई थीं और वहीं मौली की ख्वाहिशें कोई पूछना भी जरूरी ना समझता। उपासना को तो जैसे मौका ही मिल गया था क्योंकि उसका पति रामदयाल अपनी बेटी मौली को मुंह भी ना लगाता। वह मौली से घर के सारे काम करवाती और उसे नौकरानी की हैसियत से बिल्कुल भी ज्यादा ना समझती। इसी तरह अर्चना बिगड़ते चली गई और मौली ने पूरा घर अकेले ही संभालना सीख लिया। अरे बेटी, अब वक्त आ गया है कि तू शादी कर ले। क्या मेरी बहन शादी करेगी? वाह, बहुत मजा आएगा। बहन तू हमेशा खुश रहे। ओ गॉड, फिर आ गई तू। तुझसे मेरी 2 पल की खुशी भी नहीं बर्दाश्त होती। मौली, तू अंदर जा और इस तरह से बीच में आकर हमारा मूड खराब मत किया कर। उपासना ने अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही आलीशान घर में तय किया। वो लोग जब अर्चना को देखने आए तो उनके साथ एक नौकर रघुराम भी आया था। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप तो जानती ही हो ना कि मेरे लिए रंग रूप कोई मैटर नहीं करता। लड़की घर का काम जानती हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा। अभी तो चुप रहे, अभी हम उनके दरवाजे पर खड़े हैं। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है। इतनी लग्जूरियस पैकेजिंग है और इसके अंदर लहंगा तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। अब हमारी बहू इतनी सुंदर जो है, हम उसके लिए इतना तो करेंगे ही ना। अच्छा रेवती बहन, अब आप सब बैठ जाइए, चाय नाश्ता तो करिए। अरे ओ मौली, चाय नाश्ता तो लेकर आ। मौली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे उपासना बहन, ये कौन है?
ये तो हमारी नौकरानी है। वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी से ज्यादा काम नहीं करवाती। ज्यादा क्या, मैं तो उससे कोई काम करवाती ही नहीं। सारे घर के काम ये करती है, तभी तो इसका रंग देखो। क्या? अर्चना को घर के कोई काम नहीं आते? और आंटी, ये क्या बात हुई? घर के काम आपकी बेटी को नहीं आते और आप नीचाई से दिखा रही हैं? देखिए, मुझे इस तरह की मॉडर्न लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर मौली मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? अरे हाँ हाँ, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। लोग क्या कहेंगे? बस करो उपासना, कितने झूठ बोलोगी? ये हमारी नौकरानी नहीं है, दरअसल ये मेरी बेटी है। रामदयाल ने विक्रांत को सारी बात बता दी। मुझे तो आप लोगों पर दया आ रही है। आप लोग इतने नीच कैसे हो सकते हैं? एक नन्ही सी लड़की पर इतना जुल्म! मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पहले ही ये सब कुछ पता चल गया। फिर विक्रांत मौली से कहता है, मौली, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मौली को तो कुछ समझ ही ना आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर वो अब इस माहौल में और ना रहना चाहती थी। इसी कारण उसने इस शादी को हाँ कह दी। अगले दिन अरे माँ, ये किसके लिए है? इतना खूबसूरत लहंगा। हाँ बेटा, ये उन लोगों ने मौली के लिए भेजा है। इतनी काली कलूटी लड़की पर इतना सुंदर लहंगा जचेगा भी नहीं। हाँ। ओफो, बस करो माँ, कब तक उसे काली होने के ताने देते रहोगी? वो काली है तो क्या हुआ, उसकी किस्मत तो देखो। और आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। कल मेरी जो बेइज्जती हुई है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। ये सब सुनकर उपासना को एहसास हो जाता है कि उसने ही अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। उधर विक्रांत और मौली की शादी हो जाती है और इधर अर्चना से शादी करने को कोई तैयार ही ना हो रहा था और वो सारी जिंदगी कंवारी ही रह जाती है। सुरभि, तुम कितनी देर से एक ही कपड़े लेकर टेबल घिसे जा रही हो? अरे और भी काम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाभी, मैं तो कर ही रही हूँ ना, आप ही ने तो कहा था कि पहले टेबल पोंछ दूं और फिर किचन में जाकर बर्तन धो देना। ओह गॉड, अरे कहा था तो इसका क्या मतलब है कि 5 घंटा इसी टेबल को रगड़ती रहे? चल अब जल्दी से मेरे साथ किचन में चल, मुझे किचन के सारे काम निपटाने हैं। सुरभि अपने भाई और भाभी रोहित और शमिता के साथ रहा करती थी। शमिता व्यवहार से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर रोहित ने हमेशा ही एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था। ओहो शमिता, तुम तो हर वक्त सुरभि की शिकायतें लगाती रहती हो। अरे छोटी है अभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। तुम हर बात का बतंगड़ इस तरह मत बनाया करो, वरना उसे बुरा लगेगा। अच्छा, तो उसे बुरा लगेगा तो इससे तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, और मुझे बुरा लगेगा उसका क्या? कैसी बातें कर रही हो ये तुम? बहन है वो मेरी। हाँ, तो मैं थोड़ी कुछ लगती हूँ तुम्हारी? शमिता गुस्से में अपना सारा सामान सरियाने लगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपनी बहन के चलते अपनी पत्नी को भूल रहे हो ना। याद रखना, मैं कभी वापस नहीं आ रही। कहते हुए शमिता अपना सारा सामान सरियाने लगती है। शमिता, ये बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? हाँ हाँ, सुनने दो, पूरे मोहल्ले वाले को सुनने दो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बहन की बातों में रहते हो। देखो, एक बात मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं, या सारी की सारी तुमने उस अपनी बहन को दे रखी है? सारी बातें सुरभि खड़ी होकर सुन रही थी। भाभी, आप इस तरह घर छोड़कर क्यों जा रही हो? आप प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरी वजह से घर छोड़कर जाएंगी तो। आ गई महारानी अब मगरमच्छ के आंसू बहाने। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर मैं इस घर से जा रही हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। भाभी, आप क्यों जा रही हो? अगर इस घर से किसी को जाना ही है तो मुझे लगता है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। बस ऐसे ही एक कोने में पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। ओफो, तो चली क्यों नहीं जाती? क्या पूरा ऐलान करके ही जाओगी? ये सुनते ही रोहित शमिता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। खबरदार शमिता, अगर मेरी बहन से अगली बार इस तरह से बात किया तो मैं जहाँ रहूँगा वहीं मेरी बहन भी रहेगी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? वाह, आज तो तुमने साबित कर दिया कि
तुमने मुझे इस लड़की की वजह से थप्पड़ मारा। गुस्से से रोहित वहाँ से चला जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी वजह से रोहित ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तेरे सारे बाल नोच दूंगी। भाभी दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इसी तरह शमिता रोज अपना गुस्सा सुरभि के ऊपर निकाला करती। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। शमिता और रोहित ने आपस में एक हफ्ते से बातें नहीं की। कितने दिन हो गए शमिता से मैंने अच्छे से बात नहीं की। दरअसल मुझे उस पर उस दिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं क्या करता। चलो आज मैं उसके लिए एक बुके लेकर जाता हूँ, शायद वो खुश हो जाए। रोहित शमिता के लिए बुके लेकर घर पहुँचता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। क्यों लेकर आए हो मेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए ये बुके, लेकर चले जाओ यहाँ से। अरे शमिता, नाराज क्यों होती हो? अब माफ भी कर दो, कितने दिन हो गए उस बात को। देखो, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें सीधे सीधे मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलो। देखो, मैंने सुरभि के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देखा है। अब जो हुआ सो हुआ। वो सारी तो पुरानी बातें थी, पर आखिर मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मुझ पर भी तो कोई फर्ज है। अच्छा, जरा मुझे भी तो उसकी फोटो दिखाओ। शमिता, सुरभि अभी बहुत छोटी है और इस लड़के की उम्र 40 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें अगर उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना ही है तो हमें उसके हिसाब का रिश्ता ढूंढना चाहिए। आखिर मेरी बहन में कोई कमी थोड़े ही है। हाँ हाँ ठीक है, 25 साल का लड़का लाओगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें दहेज देते देते निकल जाएंगी। अरे तो इसका क्या मतलब है कि मैं किसी भी यारे गैरे के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दूं? रोहित इस दफा फिर से बात ना बढ़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने कहा, अच्छा शमिता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं सुरभि के लिए खुद एक रिश्ता ढूंढ दूंगा। अगले दिन शमिता, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो मेरे बॉस है ना, उन्होंने मुझसे शमिता का रिश्ता मांगा है। मैंने तो उन्हें झट से हाँ कह दिया। उससे अच्छा घर उसे कहीं नहीं मिल सकता। क्या इतने अमीर घर में रिश्ता करके आ गया? अच्छा है, अमीर घर वाले जब उसे और कूटेंगे ना तब उसे और मजा आएगा। अरे शमिता, किस सोच में खो गई? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ किसी सोच में खोई हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारी सुरभि एक बहुत बड़े घर में जा रही है। जल्दबाजी में ही उन दोनों ने सुरभि की शादी कर डाली। शादी के दूसरे दिन सुरभि डरी सहमी सी रसोई में खड़ी थी। आज नाश्ते में क्या बना दूं? अब तो सब उठने वाले भी होंगे। तभी उसकी सास रंजना रसोई में आती है। अरे बहू, तुम सुबह सुबह इस रसोई में क्या कर रही हो? दरअसल माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी। और फिर कुछ बर्तन रखे हैं और झाड़ू। अरे बस बस बहू, कितने काम करेगी, सांस तो ले ले। और फिर तुझे इतने काम करने की जरूरत ही क्या है? ऐश्वर्या है ना, सारे काम संभाल लेगी वो। सुरभि को ये सब सुनकर कुछ अलग सा लगा। तभी सुरभि का पति विष्णु वहाँ पर आता है। सुरभि, माँ, आप दोनों जाकर कमरे में बैठ जाइए। आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मेरे रहते हुए आप चाय क्यों बनाएंगे? मैं चाय बना देती हूँ। अरे सुरभि, ऐसा कहाँ लिखा है कि घर की औरतें या बहुएं ही सिर्फ काम करेंगी? हमें भी तो अपनी खातिरदारी का मौका दो। सुरभि के लिए ये सब बहुत नया था। एक तरफ मायके में बात बात पर डांट और दूसरी ओर गलतियों पर भी प्यार पाकर सुरभि ने मायके से भी अच्छा ससुराल पा लिया। माधुरी, माधुरी बहू, जरा वो मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बहू, कहीं तूने बाल में रंग तो नहीं कराया? क्या रंग? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई रंग नहीं करवाया। वो क्या है ना, बचपन से ही मेरे बाल भूरे हैं। अच्छा, देखकर तो नहीं लग रहा कि बचपन से ऐसे ही बाल हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, वो मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। तो जरा घर का ख्याल रखना। और हाँ, शालू अभी ट्यूशन से आती ही होगी तो उसे खाना दे देना। माधुरी से इतना कहकर हेतल अपने रास्ते चली जाती है। अरे रे 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 माधुरी, तू तो बच गई, वरना मम्मी जी ने तो आज तेरी वाट ही लगा देनी थी। माधुरी को शादी करके घर में आए हुए अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि तभी उसकी सास हेतल ने उसे
उसे हर चीज से रोकना टोकना अभी से ही शुरू कर दिया था। अरे माधुरी, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो बहुत सारे कपड़े रखे थे धोने को, तो मैंने सारे धो दिए हैं। अब मैं इसे छत पर सुखाने जा रही हूँ। क्या कहा? छत पर जा रही है? देख बहू, ऐसा कर कि ये जाकर शालू को दे दे, वो जाकर छत पे सुखा देगी। वो क्या है ना कि अभी नई नई बहू आई है, तो अभी ही छत पर जाने लगेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे सच में बहुत सफोकेशन सी हो रही है। मुझे छत पर जाना है, थोड़ी खुली हवा लूंगी ना, तो शायद ठीक लगेगा। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी ज़बान मेरी सास के सामने ज़रा भी नहीं चलती थी, पर आजकल तो बहुएं ही सास को चुप करा जाती हैं। माधुरी समझ जाती है कि हेतल से बहस ना करने में ही उसकी भलाई है। इसी तरह दूसरे दिन, अरे शालू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, आज मेरी फ्रेंड कंचन की बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है, पर आप तो जानती ही हो कि भैया अभी ऑफिस में है और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है? अच्छा शालू, चल मुझे जल्दी से वो पुरानी स्कूटी है ना, उसकी चाबी दे दे। मैं तुझे फटाफट से अभी तेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर आती हूँ। भाभी, आप मुझे लेकर जाओगी? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माधुरी हेलमेट पहनकर तैयार ही थी कि तभी उसकी सास हेतल वहाँ पर आती है। ये क्या कर रही हो माधुरी बहू? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तू कल ही यहाँ ब्याह कर आई है। माँ जी, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे अरे बेवकूफ, इस हुलिये में बाहर जाएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। नई बहू है और स्कूटी लेकर आवारागर्दी करती फिर रही है। इस बार भी माधुरी ने हेतल से कुछ भी कहना जरूरी ना समझा। इन्हीं 2 दिनों में माधुरी समझ चुकी थी कि उसकी सास हेतल के मिजाज क्या हैं। उसे अपने परिवार से ज्यादा लोग क्या कहेंगे, इसी बात की चिंता खाई जाती है। इसी कारणवश जब हेतल ने माधुरी से पूछा कि उसने बालों में रंग करवाया है, तो माधुरी ने साफ साफ इनकार कर दिया। माधुरी ने 2-3 बार जब इग्नोर किया और अब उससे इग्नोर ना हो रहा था, तब वो अपने पति मनीष से सारी बात कह देती है। तो फिर वह ये कहता है, अरे जाने भी दो माधुरी, माँ वैसे दिल से बुरी नहीं है, अब उनकी आदत यही है, ऐसा ही मान लो। अब देखो, माँ तो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं ही करेंगी, हमें ही उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, समझ रही हो ना? माधुरी मनीष की बातों से सहमत थी। अरे मनीष, नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता? अभी भूख नहीं है माधुरी। वो क्या है ना, आज रात को मेरे कुछ कलीग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ तुम कुछ अच्छा बना देना उनके खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आज मनीष के कलीग्स आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। हाँ, आइडिया। बचपन से तो मैं बहुत चाउमीन बनाती हूँ और मैं चाउमीन सबसे अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, आज मैं सबको चाउमीन खिलाऊंगी। ये कैसी महक आ रही है रसोई से? अरे क्या कर रही हो माधुरी बहू? ये चाउमीन क्यों बना रही हो बहू? वो दरअसल माँ जी, मनीष के कलीग्स आ रहे हैं और मनीष ने कहा है कि आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। अरे बहू, तो कुछ देसी बनाना था ना, ये चाइनीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? अब उन लोगों ने खाया और उन्हें पसंद ही ना आए तो सोचो वो क्या कहेंगे। हेतल की बातें सुनकर माधुरी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, मगर फिर भी उसने चाउमीन बनाया और सभी को परोसा। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ सचमुच मनीष, ये तो बहुत टेस्टी है। सभी की तारीफें सुनकर अब माधुरी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सभी के जाने पर मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप माधुरी को बेवजह हर बात में इतना रोका टोका ना करें, क्योंकि वो अभी भी नई है, रहते रहते वो भी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी।
अब देखिए ना, आज उसने चाउमीन बनाई और लोगों ने कितना पसंद किया। और हाँ माधुरी, माँ तुम्हारे बुरे के लिए कुछ नहीं कहती। मनीष की बातें सुनकर हेतल को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। खैर, मैं अवनी हूँ और अवनी पे तो सारी चीज अच्छी लगनी ही है। वो दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं और मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए हैं और वो आर्यन साहब को खाना भी खिला दिया है। तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ओह माय गॉड रज्जो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि गेट नॉक करके आया कर, और ऊपर से तू अभी जाने की बातें कर रही है। अरे तू जानती है ना, कल दिवाली है। दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। कल अगर मुझे छुट्टी मिल जाती तो जरा अच्छा होता। छुट्टी? ओहो, अब तुम्हें किस बात की छुट्टी चाहिए? ना ही तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और ना ही तुम दिवाली सेलिब्रेट करोगी। हमारे घर पे ऐसे भी कल बहुत काम है, तो अभी जल्दी से घर जा और कल सवेरे सवेरे ही वापस आ जाना। रज्जो मुंह लटकाए ही वापस घर चली जाती है। माँ, तुम वापस आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ बताओ ना, कल तुम्हें छुट्टी मिल गई ना? कल हम खूब मजे करेंगे। अब बच्चों, कल भी मुझे काम पर जाना होगा, पर तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तुम दोनों को अपने साथ लेकर चलूंगी। आर्यन बाबा के पास खूब सारे पटाखे हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर पटाखे फोड़ लेना। सच में माँ, कल तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अगली सुबह होते ही वही फटे पुराने कपड़ों में से कोई अच्छा कपड़ा चुनकर रज्जो अपने बच्चों को पहना देती है। माँ जल्दी चलो ना, हमें भी खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं। हाँ बच्चे, बस हो गया, चलो चलते हैं। रज्जो अपने बच्चों को लेकर अवनी के घर पहुंचती है। बच्चों, तुम लोग अभी यहीं पर बैठो, मैं अंदर से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। दोनों बच्चे बाहर में ही खड़े थे। तभी आर्यन खूब सारे पटाखे लेकर वहाँ पर से गुजरता है। अरे मुन्नी, तूने देखा उसके पास कितने सारे पटाखे हैं? हाँ हाँ भैया, मैंने देखा। मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी जलाने हैं। मैं नहीं जानती, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। मुन्नी की जिद सुनकर लड्डू आर्यन के पास जाता है। आर्यन भैया, मुन्नी थोड़े से पटाखे जलाने को जिद कर रही है, क्या थोड़े से पटाखे आप हमें भी दोगे? मम्मी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, कब से मुझे मेरे पटाखे मांग रहा है। मैं इसे कोई पटाखा नहीं दे रहा, इसे भगाओ यहाँ से। ओहो, कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? अरे ओ लड़के, तुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में? अगर मेरा बेटा तुझे नहीं देना चाहता पटाखे तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आंटी जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा, ऊपर से और जबान लड़ा रहा है। रुक, अभी तेरी माँ को बोल कर आती हूँ। अवनी रज्जो के पास जाकर उसे कहती है, ओफो रज्जो, तुझे कितनी बार समझाया है, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर मत आया कर। अब उन्होंने मेरे बेटे आर्यन के पास पटाखे देखे तो लटक ही गए कि मुझे भी दे दो। अरे ये क्या तरीका हुआ? गरीबी को तो इन लोगों ने बस चारा बना लिया है। रज्जो को अवनी की बात बहुत बुरी लगी। दीदी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम गरीबी का बहाना कभी नहीं बनाते। अरे वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता अमीर गरीब क्या होता है। हम लोगों ने कभी भी गरीबी का फायदा नहीं उठाया, आखिर वो भी तो बच्चे ही है ना। अभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं लड्डू के हाथ पर काफी सारे चोटें थीं। ओह गॉड, आर्यन बेटे, तुम ठीक तो हो ना? लड्डू, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ, वो मैं पटाखे लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक बाइक वाले अंकल आए और मैं बाइक के सामने आने ही वाला था कि तभी लड्डू ने मुझे बचा लिया और उसके हाथ जख्मी हो गए। लड्डू बेटा, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा ना। देख, भगवान ने मुझे कितने जल्दी मजा चखा दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं अब ठीक हूँ। लड्डू मेरे बेटे, चल घर चल, मैं तेरे जख्मों में मरहम लगा देती हूँ। रज्जो रुको, कहाँ जा रही हो?
मुझे माफ कर दे रज्जो। दीदी आप माफी मत मांगिए, आप बस लड्डू के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तो मैं जरूर ही करूंगी। आज से मेरा बेटा सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि लड्डू और मुन्नी भी है। मैं भला अपने इन दो बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ। जा रज्जो, अभी तू घर जा, पर शाम को जरूर आना। कोई काम करने नहीं बुला रही हूँ, शाम को हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाने आना। बच्चों तुम लोग भी जरूर आना, और ये कुछ मेरी तरफ से तोहफे समझ के रख लो। रज्जो ये लो। दीदी ये सब किस लिए? अरे क्यों, तुम्हें भी तो हमारी तरह दिवाली मनाने का पूरा पूरा हक है। रज्जो अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली जाती है और फिर शाम होते ही बच्चों को लेकर वापस अवनी के घर आ जाती है और फिर सभी मिलजुल कर खूब अच्छे से दिवाली का आनंद उठाते हैं। सोनाली बहू, पूजा बहू को फोन तो मिला? पूरे 5 दिन हो गए उसे मायके गए हुए। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। हेलो पूजा। हाँ नमस्ते सोनाली दीदी, कहिए क्या बात है? मामी जी कह रही हैं कि तुम कब से मायके में बैठी हुई हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं है क्या? हाँ सोनाली दीदी, मैं बस शाम तक आ जाऊंगी। वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे आज भर रुकना पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं और वैसे भी बहुत ठंडी पड़ रही है। इतना कहकर सोनाली फोन काट देती है। अरे मामी जी, मजा ही आ गया, आपने तो एक मुफ्त की नौकरानी रख ली है। अरे हाँ, नौकरानी तो रखना ही पड़ेगा ना, एक बहू निकम्मी है तो दूसरे ही से काम करवाऊंगी ना। मामी जी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं भी तो आपको पैसे देती हूँ घर खर्च के लिए। हाँ बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। मैत्री की 2 बहुएं थीं, सोनाली और पूजा। जहाँ सोनाली का रंग चमकते हीरे जैसा था तो वहीं पूजा रंग से सांवली थी, जिस वजह से उसके घर में कोई अहमियत नहीं थी। मैत्री और सोनाली दोनों ही मिलकर उससे सारे घर के काम करवाया करती। मम्मी जी आपको पिज्जा खाना है, मैं जा रही हूँ पिज्जा ऑर्डर करने। हाँ बहू, मेरे लिए एक बर्गर और एक शावरमा ऑर्डर कर देना। ओफो, इससे पूछ क्या लिया, ये तो सारे के सारे लिस्ट ही दे रही है, पर काम ना करने की वजह से तो मुझे ये काम करना ही होगा। जी मम्मी जी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। बहू बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा। कहीं पेट फूट कर खाना बाहर नहीं आ जाए। अरे बुढ़िया, ठूस 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 के मर जा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पूजा घर में आती है। आ गई, कब से गई हुई थी, पता भी है तुझे? मम्मी जी, वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे 2 दिन और रुकना पड़ा, वरना मैं परसों शाम में ही आने वाली थी। अच्छा सुनो, मेरे लिए और मम्मी जी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ, गर्मा गर्म होनी चाहिए चाय। जी सोनाली दीदी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। ये लीजिए आप दोनों की चाय। ओहो, ये कैसी चाय है, ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। इतनी ठंडी में हम ये ठंडी चाय पियेंगे, तुम्हारा दिमाग तो सही है। नहीं सोनाली दीदी, ठंड का मौसम है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गैस से जैसे ही चाय उतारो तो वो तुरंत ठंडी होने लग जाती है। जो भी है, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। पूजा बहू, मेरी भी चाय लेकर जा, इसे भी गर्म करके वापस ले आना। जी माँ जी, लाइए, मैं दोनों चाय गर्म करके ले आती हूँ। रसोई में जाते ही पूजा बेहोश होकर गिर जाती है। मैत्री और सोनाली उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। तभी मैत्री और सोनाली एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे वाह वाह पूजा बहू, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सोनाली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। ये काली कलूटी लड़की घर में खुशियाँ देगी, इसकी इतनी औकात। और ऊपर से अब तो सभी इसके गुण गाने लगेंगे और सारे काम मुझसे ही करवाएंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सोनाली पूजा से सारे भारी भारी काम करवाने लगती है। पूजा, ये सिलेंडर देखना, ये सिलेंडर मुझसे उठ नहीं रहा। सिलेंडर खत्म हो गया है, इसे लगाना है वहाँ पर। सोनाली दीदी, पर मुझे डॉक्टर ने मना किया है भारी चीजें उठाने पर। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ?
मुझे तो लगाना नहीं आता सिलेंडर, तुम्हें तो आता है ना। ठीक है सोनाली दीदी, मैं उठाती हूँ। पूजा सिलेंडर उठाकर उसे लगा देती है। कुछ देर बाद ही उसे पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है। सभी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। माता जी, कहीं इन्होंने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी? हे राम, नहीं नहीं, भारी चीज क्यों उठाएगी? बहू, तूने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? पूजा कुछ ना कहती है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं उठाया था। चलिए, वैसे कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है बच्चे को। बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक हैं। अगले दिन अरे राम राम मैत्री बेन। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। बताइए चौधराइन जी, कैसे आना हुआ? नहीं नहीं, मैंने तो सुना था कि आपकी बहू पूजा माँ बनने वाली है, तो वही मुझसे रहा नहीं क्या? मैं तो भागी भागी चली आई। हाँ हाँ, भगवान के करम से ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर दूसरी वाली का क्या हुआ? वो कब खुशखबरी सुना रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है उसे? सोनाली ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। आंटी जी, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। भगवान जब जिसे चाहे तब उसे औलाद देता है। इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं होता। इसमें सोनाली दीदी की कोई गलती नहीं है। भगवान की कृपा रही तो वो भी जल्द से जल्द माँ बनने की खुशी दे देंगी। ये सब सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आकर पूजा को गले से लगा लेती है। पूजा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, पर तू अभी भी मेरा साथ दे रही है। सोनाली दीदी, मैंने आपको दिल से बहन माना है और कोई इस तरह आपको बुरा भला कहे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे माफ कर दे पूजा। और इस तरह दोनों गोरी काली बहुएं साथ मिलकर रहने लगती हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरे वसुधा, मैं जरा खेत की तरफ जा रहा हूँ। अरे हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। हे भगवान, तुझे मेरी शादी भी इसी घर में करवानी थी। मेरी इतनी फूटी किस्मत पता नहीं कहाँ से हो गई। मैंने तो ना जाने अपनी शादी को लेकर क्या क्या सपने रचाए थे। मैंने तो सोचा था कि एक अमीर खानदान की बहू बनूंगी, पर ये क्या, मैं तो एक किसान की नौकरानी बन के रह गई। मुझ में कमी ही क्या है? मैं एक किसान की बीवी बनने के लायक थोड़ी ही हूँ। शाम होते ही जब राखा घर आता है। क्या लेकर आए हो? दरअसल वसुधा, आज तो खेत की तरफ कुछ बहुत ज़रूरी काम था, तो मैं आज कुछ लेकर नहीं आया हूँ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आते। बाकी सब अपनी पत्नियों को न जाने क्या क्या ला कर देते हैं, तुमने आज तक मुझे ला कर दिया ही क्या है? वसुधा बचपन से ही चाहती थी कि उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हो, और ऐसा ना होने के कारण वह अपना सारा गुस्सा राखा के ऊपर निकाला करती। उसे तरह तरह के ताने देती और उसे जलील किया करती। रेखा की माँ रमा, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वह अपने इकलौते बेटे की जिंदगी देखकर काफी उदास रहा करती। मेरा बेचारा बेटा किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। उसने ना जाने क्या पाप किए थे कि ऐसे पत्नी मिल गई उसे। अब तेरे सपने इतने ऊंचे थे तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है भला? अरे चुप बुढ़िया, तुझे पता भी है कि ऊंचे सपने होते क्या हैं? तेरा बेटा मुझे कुछ दे नहीं पाता है तो इसमें मुझे ही बुरा क्यों कह रही है? खबरदार, जब मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी गलत निकाला तो देख बुढ़िया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा। वसुधा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वसुधा मुंह फुलाए वहां पर खड़ी ही थी कि तभी राखा कहता है, आज तो तुमने वाकई में हद ही कर दी वसुधा। अब इसके बाद मैं तुम्हें इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी तुम भिखारियों के साथ मुझे रहने का कोई शौक नहीं है। वसुधा टांगे पटकते हुए वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और राखा अपनी खेत पर कड़ी मेहनत कर रहा था। राखा सुबह शाम कड़ी मेहनत से अपनी खेत की देखभाल करता रहता। माँ, मुझे जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया है। कल हम मिलकर फसल काटेंगे। क्या बताऊँ माँ, मैंने तो इस खेत पर बहुत मेहनत की है। भगवान की दया से अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल काफ़ी सारी फसल कटेगी।
हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ कि तू काफी मेहनत करता है। उसी रात बहुत तेज हवाएं चलती हैं और घने बादल के साथ खूब जोरदार बारिश हो जाती है। उस तेज बारिश में राखा की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इंतजार तो कर ले, बारिश खत्म हो जाएगी तब जाना। नहीं माँ, मैंने इस खेत पर बहुत मेहनत की है। अगर ये सारी फसल बर्बाद हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। राखा आधी रात को ही इतनी तेज बारिश में खेत पर चला जाता है। वो अपनी सारी मेहनत पे पानी फिरा हुआ देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने इस खेत पर कितनी मेहनत की थी, ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है। अब मैं क्या करूँगा? मैं अपनी बूढ़ी माँ का पेट कैसे पालूंगा? राखा के आंसू तो झरने की तरह बह रहे थे और जहाँ जहाँ उसके आंसू जा रहे थे वहाँ वहाँ एक जादुई बैगन का पेड़ निकल कर आ रहा था। देखते ही देखते राखा के पूरे खेत पर सारे बैगन के पेड़ लहराने लगते हैं। ये क्या है? इतने सारे बैगन के पेड़! क्या अभी बारिश ना हुई थी? मेरी सारी फसल तो बर्बाद हो गई थी। फिर ये सब? राखा, क्या तुमने एक बात नहीं सुनी कि भगवान हद से ज्यादा दुख किसी जान को नहीं देता? तुमने बहुत मेहनत की है इस खेत पर और इस फसल के लिए। अब तो वो फसल नहीं रही, पर तुम्हारे पास जादुई बैगन के इतने सारे पेड़ हैं। तुम इनमें से जितनी चाहे उतने बैगन तोड़ लो, पर इसमें से बैगन कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्या सच में? हाँ राखा, मैं सच कह रहा हूँ। राखा भगवान को धन्यवाद कह के आगे बढ़ता है और खूब सारे बैगन तोड़कर गरीबों में बांट देता है। फिर हर रोज शाम को वो खूब सारे बैगन लेकर मंडी में जाता और सारे बैगन बेच आता। सारे बैगन वो इतने सस्ते दाम में बेचा करता कि मानो उतनी सस्ती तो पूरे मंडी में कोई सब्जी मिलती ही ना। भैया, बैगन कैसे दे रहे हो? बहन जी, बैगन 10 रुपए किलो। या मजाक तो नहीं कर रहे हो? 10 रुपए की आजकल कौन सी सब्जी मिलती है? नहीं बहन जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने सस्ते बैगन देखकर सारे ग्राहक वहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ मिनटों में ही राखा की सारे बैगन खत्म हो जाते हैं। सस्ते बैगन बेच बेच कर अब राखा ने खूब अच्छे पैसे कमा लिए थे। उसने उस टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़कर एक बहुत बड़ा सा घर भी ले लिया था, जिसमें वह अपनी माँ रमा के साथ रहा करता। बेटा, तूने तो इतने से दिनों में इतना कुछ कर लिया। अब एक काम कर, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर ले। माँ, तुम मेरे लिए जो लड़की पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूँगा। रमा पार्वती नाम की सुंदर सुशील लड़की से अपने बेटे राखा की शादी कर देती है। पार्वती घर के सारे काम काज करती और तो और राखा के हाथ भी बटाती, साथ ही साथ रमा की भी खूब सेवा करती। दिन बीतते ही वसुधा को भी ये खबर पहुंच जाती है और वह हाथ मसलती रह जाती है।